वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। अपने जो सेकंड चैप्टर का टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एनी एक्सटर्नल फील्ड, उसका एक टॉपिक हम मिस कर चुके हैं, तो वो अभी कंप्लीट करवाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी एक्सटर्नल फील्ड ई। तो हमारा एक कई बार बोर्ड वाले इससे न्यूमेरिकल और केस स्टडी दोनों बना लेते हैं, इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम नहीं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। देन मान लेते हैं हमारे पास, कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायग्राम में इस डायरेक्शन में शो किया गया है। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में शो करने का मतलब क्या है कि इधर कहीं पे पॉजिटिव है जिसकी वजह से फील्ड ऐसे जा रहा है, उधर कहीं पे नेगेटिव है, यानी इधर कहीं पे नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेस है जिसकी वजह से फील्ड उस डायरेक्शन में, एंड इधर कहीं पे पॉजिटिव क्यू है, एंड इसको अपने यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, मान लो। ठीक है। अब अपने इसके अंदर अगर एक डाइपोल को प्लेस कर देता हूं मैं ऐसे, ठीक है, जिसका एक एंड जो है उस पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और एक पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, फील्ड के साथ। देन पहले चैप्टर में आपको मैंने बता दिया था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, देन उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब आपके प्लस क्यू पर लगेगा, यानी आप लिख सकते हो बेटा फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास लग जाएगा। ए की डेफिनेशन से ही होता है एफ अपॉन क्यू, देन ये बन जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई। सिमिलरली माइनस क्यू पे भी लगेगा, सिमिलरली माइनस क्यू पे जो लगेगा वो लग जाएगा माइनस क्यू ई। तो अगर इस पूरे सिस्टम का अगर आप देखते हो नेट फोर्स, तो वो जीरो रहेगा, यानी नेट फोर्स रहेगा जीरो। इसको इजी वर्ड में समझते हैं। अगर फील्ड ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब इधर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यही चीज मैंने आपको बताई। तो ओवरऑल इस सिस्टम पर उस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारे पास जीरो रहने वाला है। तो अगर किसी डाइपोल पर आप उतना ही फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, देन उस केस में ऐसा कोई भी पार्टिकल या ऐसी कोई भी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन करती है। तो इस केस में इसके ऊपर एक नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन इस पे एक टॉर्क अप्लाइड होगा, तो इस पे टॉर्क लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आप लिख सकते हो बेटा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास होगा टॉ। इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको करवा दी थी। टॉ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, या फिर टॉ इक्वल टू अपने पास हो जाएगा PE साइन थीटा। इज दैट क्लियर? एन कैप। डन। और इसकी डायरेक्शन जो आप इस मतलब राइट हैंड रूल से लगा सकते हो। अगर ये P है, ये E है, देन ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये डायरेक्शन है। ठीक है। तो इस केस में अगर अपने निकालने चाहें तो हमारे पास टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, पहले तो वो देखो। तो इस केस में हमारे पास डायरेक्शन देखो, E की डायरेक्शन ये है एंड P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको करवा दिया था। देन हमारे पास डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बन जाएगी शायद, है ना, PE, है ना, PE। देन टॉर्क लगेगा इसकी इनवर्ड काम करेगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ P मतलब डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ऐसे क्या लगेगा, इनवर्ड एक टॉर्क लगेगा।
अब जिसकी वजह से ये रोटेशनल मोशन करेगा। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास थीटा एंगल पर प्लेस है, थीटा एंगल पर प्लेस है, देन इसके ऊपर टॉर्क कितना काम करेगा, पी ए साइन थीटा। अब अपने एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं इसी को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, यानी इसको उसी थीटा पोजीशन के अंदर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर थीटा पोजीशन पर आप इसको रखना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो फील्ड की वजह से अपने आप अलाइन हो जाएगा, यानी या तो 180 के एंगल पे अलाइन हो जाएगा और या हमारे पास 0 डिग्री पर अलाइन होगा, 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर अलाइन हो जाएगा, यानी या तो ये माइनस यहाँ पे इधर आके पॉजिटिव इधर आके ऐसे अलाइन हो जाएगा, या फिर 180 पर अलाइन हो जाएगा। देन अगर आप इसको थीटा कंडीशन के अंदर रखना चाहते हो, देन आपको एक्सटर्नल एक टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड टॉर्क जो अपने लगाना पड़ेगा वो इसके इक्वल लगाना पड़ेगा, यानी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मान सकते हो आप। देन एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी इक्वल आएगा पी ए साइन थीटा के। और अगर आपने ट्रांसलेशन मोशन 11th के अंदर पढ़ी थी, टीएम लिख देता हूँ, और दूसरा रोटेशनल मोशन आरएम लिख देता हूँ। इस केस में हमारे पास फोर्स काम करता है, वहीं रोटेशनल के अंदर टॉर्क काम करता है। इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डीएस होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है। इसमें वर्क डन डब्ल्यू होता है जो होता है एफ डॉट डीएस, और इसमें वर्क डन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा टो डी थीटा। डन। तो अब अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए लगा रहे हो तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू टो डी थीटा। और मान लेता हूं कि मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 डिस्प्लेस कर रहा हूं, देन आप इस पे एक कंडीशन भी पुट कर सकते हो कि थीटा 1 से लेकर थीटा 2 पर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। ये जो वर्क डन होता है वो सेव हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दोबारा फिर इसको इजी वर्ड में समझते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं। मान लो अगर ये बिल्कुल ऐसे अलाइन है और मैं चाहता हूँ कि थीटा एंगल पर मैं इसको घुमाकर यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैंने जो वर्क डन किया है इस फील्ड के ऑपोजिट टॉर्क लगाकर मैंने जो वर्क डन किया है वो इस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होगा। जैसे मैं उस टॉर्क को रिमूव करूंगा देन वो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदलकर वापस अलाइन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देन हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टो डी थीटा। टो की जो वैल्यू है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, यही जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आगे चेंज होने वाला है, सेव होने वाला है। देन आप इसको लिख सकते हो पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होती है पी क्रॉस सी, और इसकी कंडीशन लगा सकते हैं थीटा 1 टू थीटा 2। देन अब अगर पी ई इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, साइन थीटा का करेंगे क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, एंड इसका हो जाएगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ये हमारे पास लिमिट लग गई, यही हमारे पास वर्क डन आएगा। डन। ये वर्क डन ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो आप इसको यू लिख सकते हो, मैं पी ई नहीं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पी ई ऑलरेडी है, जहाँ पर पी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट है एंड ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन हमारे पास हो जाएगा पी ई, और इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास पहले अपर लिमिट आएगी, देन कोस थीटा 2 आ जाएगा, माइनस में एक माइनस ये आएगा, एक माइनस लिमिट वाला आएगा तो प्लस का कोस थीटा 1 आ जाएगा, कोस थीटा 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको प्लस वाले को आगे लिख देता हूं तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी पी ई, यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस थीटा 1 एंड माइनस का कोस थीटा 2। इज दैट क्लियर? अब हमारी मर्जी है कि हम कहीं से कहीं पर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये तो हमारी मर्जी है ना कि किस एंगल से किस एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लो 30 डिग्री से 60 पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, या फिर 60 से मान लो 75 पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, या किसी भी एंगल पर। तो अपने एक कंडीशन ले लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन को मैं मान लेता हूं कि इसके लिए थीटा 1 जो है वो पाई/2 है, थीटा 1 जो है वो पाई/2 है। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा 1 की जगह पाई/2 पुट कर देता हूँ, थीटा 1 की जगह पाई/2 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास थीटा 2 की जगह मैं पुट कर देता हूँ थीटा। इसी थीटा को आप बोल सकते हो इंक्लाइनेशन एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वाले
इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंक्लाइंड विद एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये वर्ड आ सकता है। देन हमारे पास ये पुट किया जा सकता है। अब मैंने पाई बाय 2 क्यों पुट किया, क्योंकि मैं इनिशियल कंडीशन के अंदर चाहता हूँ कि मेरे पास पीई की वैल्यू 0 रहे। इनिशियल कंडीशन के अंदर पीई की वैल्यू 0 रहेगी। तो मेरे पास अगर इनिशियल कंडीशन के अंदर पीई की वैल्यू 0 है तो मुझे थीटा इंक्लाइन करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देन इनिशियल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को 0 करने के लिए अपने थीटा 1 की जगह पाई बाय 2 रखा। ये अब देखो कैसे होगी, ये ऐसे हो जाएगी। जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा पीई, इसके अंदर लिख सकता हूँ कोस थीटा 1 एंड माइनस का पीई कोस थीटा 2। अब थीटा 1 की जगह आप पाई बाय 2 लिख सकते हो, तो मेरे पास बन जाएगा पीई कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0 एंड माइनस का बन जाएगा पीई कोस थीटा 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा इंक्लाइनेशन एंगल। देन ये हमारे पास 0 हो गया। देन हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पीई कोस थीटा एंड कोस थीटा है, देन a डॉट b को फॉर्म में आप लिख सकते हो, देन इसको लिख सकते हो माइनस का p डॉट e। इज दैट क्लियर? अब जो आपको समझना है वो बात क्या है, वो ये समझना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल प्लेस करते हो देन उस पे नेट फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज पर उस डायरेक्शन में लगेगा उतना नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेट फोर्स तो 0 रहेगा। तो अगर आप थीटा कंडीशन पर इसको डिस्प्लेस कर देते हो, मतलब फील्ड के साथ अलाइन है उससे थीटा कंडीशन पर अगर आप इसको डिस्प्लेस कर देते हो देन आपको उस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क डन सेव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो मैं इसको एक इनिशियल पोजीशन थीटा 1 से डिस्प्लेस कर रहा हूँ थीटा 2 पर, जैसे 30 से डिस्प्लेस कर रहा हूँ 60 पर। दूसरा मेरे पास ऐसी भी हो सकती है कि मैं इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ही 0 मान लेता हूँ। तो अगर इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी देन उस केस में हमारे पास जो नेट एनर्जी आ जाएगी वो सिर्फ फाइनल पोजीशन की आ जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन पर अगर मैं पाई बाय 2 रख देता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और थीटा 2 की जगह मैं सीधा थीटा लिख सकता हूं जो कि इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लाइनेशन एंगल। देन हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये आ जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपने साथ के साथ नोट्स बनाए तो और बेटर है। अब यहाँ पे हमारे पास समझने वाली बात है कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e के। अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के है तो आप ये भी लिख सकते हो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, क्योंकि p क्या होता है, p होता है बेटा 2aq। डन, यानी ये इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपने प्लेस किया है उसके एक एंड पर चार्ज कितना है, दोनों होंगे तो इक्वली, एक एंड पर चार्ज कितना है। देन ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बन भी सकता है। कैसे बन सकता है कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया होगा, जैसे मान लो कुछ भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपने एक डायपोल इसके अंदर प्लेस किया गया है जिसका या तो डायपोल मोमेंट दिया होगा या आपको ए की वैल्यू दे दे और आपको क्यू की वैल्यू दे दे। तो पहले उससे क्या निकालना पड़ेगा, आपको पी निकालना पड़ेगा, और एक आपको दे दे उसके बाद में थीटा एंगल यानी 60 के एंगल पर आप उसको प्लेस कर रहे हो। देन उसके केस में हमारे पास P की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, E की वैल्यू आपको गिवन है, और थीटा की वैल्यू 60 लगाकर कोस की वैल्यू निकाल लोगे। ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यानी एक क्वेश्चन एक बन सकता है ऐसे, अ डायपोल मतलब अ मॉलिक्यूल विच इज अ डायपोल। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं NaCl। NaCl के केस में क्या होगा, प्लस का 1 Cl का -1, यानी इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का 1C हो जाएगा, और इसका 1C नहीं आएगा, प्लस का हमारे पास हो जाएगा एक मिनट मैं बना ही देता हूँ दोबारा से। ये मान लो आपने एक NaCl को आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया, और ये मान लो NaCl एटम, और इन Na और Cl के बीच में आपने डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली जो आपको गिवन होगी मान लो। तो इस पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस का, और इस पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस का। ए अगर आपको गिवन है तो आप पी निकाल सकते हो,
और ई आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और आपको दिया जाता है कि थीटा इसके साथ 30 के एंगल पर इंक्लाइन है, देन आप क्या लिखोगे, पी की वैल्यू भी लगा दोगे एंड ई की वैल्यू भी पुट कर दोगे और कोस 30 की वैल्यू पुट कर दोगे, देन जो आपकी भी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। तो ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं बाद में न्यूमेरिकल आता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला न्यूमेरिकल तो आया था लेकिन समझ में नहीं आया बोर्ड वालों ने कैसा पूछा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था टॉपिक जो हमारा एक रह गया था। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।